हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना कुलाम्स लॉ का सेकंड पार्ट। कुलाम्स लॉ का सेकंड पार्ट का आज हम डिस्कशन करेंगे। कुलाम्स लॉ हमने कल डिस्कशन किया था, लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था, बहुत अच्छे से किया था। वहां पर हमने मीडियम का जो इफेक्ट है उसके बारे में भी देखा था, मीडियम का क्या इफेक्ट होता है किसी भी फोर्स के ऊपर या इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुलाम्स लॉ के सेकंड पार्ट में दो और टॉपिक कल हमने जो डिसाइड किए थे उनमें से दो टॉपिक बच गए थे, जिसमें से एक टॉपिक था वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ आज डिस्कशन करेंगे हम, और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि अगर वेक्टर फॉर्म का मतलब हो गया कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन। क्या ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आपका जो न्यूटन्स का एक्शन एंड रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है? अगर करता है तो किस तरीके से फॉलो करता है, यहां पर हम देखेंगे, डेरिवेशन के साथ देखेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। अगर किसी एक चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, Q1 के ऊपर Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 बहुत सारे अगर चार्जेस है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकल के आएगा, वो होगा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर का सेकंड पार्ट। और कुलाम्स लॉ और इफेक्ट ऑफ मीडियम हमने लास्ट में बहुत अच्छे से किया था। इसके पहले एक सबसे आप थोड़ा सा एक जल्दी रिकैप कर लेते हैं। हमने कल ये डिस्कस किया था कि कुलाम्स लॉ क्या होता है। कुलाम्स लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस Q1 एंड Q2 है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, इस तरीके से डिपेंड करता है। फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये इसके लिए हो गया। फिर हमें ये पता चलता है कि दोनों को कंबाइन करने पर, व्हेन वी कंबाइन बोथ Q1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी हैव F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। सिंस अभी तक यहां पर क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन है। प्रोपोर्शनल साइन होने के कारण हमें इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो इक्वल बनाने के लिए हमें यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये K क्या हो गया, यहां पर एक कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट का विशेष एक नाम है, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशन जो लॉ हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर तो G जो है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब उसकी पूरे यूनिवर्स में हर एक मीडियम में हर एक जगह पर जो वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट सेम होती है, जो ये गिवन है। लेकिन यहां पर इसकी जो वैल्यू है K की, ये वैक्यूम के लिए फिक्स है। वैक्यूम के लिए इस K की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। अब हमारे पास हो गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी K की वैल्यू हो गई, F की वैल्यू हो गई, फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है। और यहां पर हमारे पास एक जो नई क्वांटिटी निकल के आती है उसको हम बोलते हैं, नई क्वांटिटी निकल के आती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या, अपने नाम के ऑपोजिट काम करती है ये। जैसे कि इसका नाम है परमिटिविटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओपोज करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओपोज करती है। तो एबिलिटी टू ओपोज इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाय द मीडियम इज नॉन एज ए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, ठीक है। और अगर वो जो मीडियम की परमिटिविटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एप्सिलॉन से। अगर हम इसको यूज करते हैं किसके लिए, वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए यूज करने पर हम इसको फिर एप्सिलॉन नॉट से यूज कर जाते हैं। फिर एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं यहां पे, तो फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो जाती है। क्योंकि वैक्यूम की हर चीज क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है, उसके साथ हम इसको यूज करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। और अगर लेकिन हर एक सब्सटेंस की परमिटिविटी हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है, क्रिटिकल वैल्यूज होती है, तो टफ होती है हमारे लिए, इसलिए हम सभी को याद नहीं रखते। एक याद रखते हैं वैक्यूम के लिए, जो कि स्टैंडर्ड है। फिर हम इनको बाकी को लर्न करने के लिए क्या करें, फिर हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की
वैक्यूम के कंपैरिजन में उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, वैक्यूम से कितने टाइम्स ज्यादा है परमिटिविटी, वही रिलेशन क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यहां पर हो गया रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नॉन एज ए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आपके साथ हो गया इस रिलेटिव परमिटिविटी का, कि आपने मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का जब रेशियो फाइंड आउट कर दोगे, जब इनको एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपको आपके सामने आ जाएगा वैल्यू किसकी, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये भी के से ही रिप्रेजेंट करता है। दे बोथ आर नॉट सेम, दे लुक्स लाइक अ सेम सेम बट नॉट सेम बट डिफरेंट। ध्यान रखना, सेम सेम बट डिफरेंट। तो ये वाला जो डायलॉग है वो इसके लिए ही बना है। अब हम आगे बात करते हैं आज के टॉपिक के लिए। इसके बाद हमने फिर काफी सारे यहां पर न्यूमेरिकल्स किए थे कल, और हमने मीडियम के अंदर फोर्स का भी डिस्कशन किया था कि मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स क्या है, इन दोनों का रेशियो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है। और अगर मीडियम के अंदर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो वैक्यूम का फोर्स फाइंड आउट कर लो, और उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है या गिवन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उससे डिवाइड कर दो, तो आपके सामने मीडियम का फोर्स आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब हम आगे बात करते हैं आज के नए टॉपिक की, जो होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से हम क्या डिस्कशन करेंगे आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपके पास यहां पर दो चार्जेस है, दो चार्जेस है, कौन कौन से, Q1 है, Q2 है। इनके बीच में फोर्स की वैल्यू हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्क्राइब कर ली थी, जिसको हमने क्या बोला, कूलम्ब्स लॉ बोला था। लेकिन आज हम बताएंगे कि ये Q2 इसके ऊपर जो लगाएगा फोर्स F, वो उसकी डायरेक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी, और Q1 इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम आज डिस्कशन करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो इसका हम जो डेरिवेशन होगा वो डेरिवेशन थोड़ा इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं यहां पर, एक रेफरेंस फ्रेम। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। सपोज वी हैव ए चार्ज Q1 placed at point A, which is at position vector R from its origin। इस origin के कंपैरिजन में ये R1 पोजीशन वेक्टर पे होगा। ये अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये एक सिंपल एक वेक्टर है जो इस A पॉइंट की पोजीशन को बताता है। सिंपल सी बात है, ये आप जानते हो, 11th क्लास आपने पास कर रखी है, तो मैं मानता हूं कि आपने अच्छा किया ही होगा। और फिर दूसरा एक चार्ज है हमारे पास Q2, जो कि पॉइंट B के ऊपर रखा है विद पोजीशन वेक्टर R2। ये R2 पोजीशन वेक्टर पर है। दोनों जो वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में है, इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। ओरिजिन से A का पोजीशन वेक्टर R1 है, ओरिजिन से B का पोजीशन वेक्टर R2 है। सिंपल चीज है। इसके ऊपर Q1 चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर Q2 चार्ज रखा हुआ है। दोनों चार्ज रेफरेंस के लिए हम क्या मान रहे हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टडी करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, हमें यहां पर डायरेक्शन का पता करना है, तो हमें पता चलेगा कि दोनों में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव नेचर का है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि इसके अंदर जो Q1 के ऊपर Q2 के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा। तो आप लिखो यहां पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स क्या होने वाला है वो देखो। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये तो केवल सिंपल फोर्स हो गया, यहां पर हमने Q1 और Q2 का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अब ये जो लगने वाला फोर्स है ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन Q1 के ऊपर Q2 के कारण लगने वाले फोर्स को विशेष एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे F12, जिसके ऊपर फोर्स लगता है ना, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो पहले लिखा जाता है, जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो कहां लिखा जाता है, वो बाद में लिखा जाता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो फोर्स F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन
हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। देखो शुरुआत का ही आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत धीरे कर रहा हूं, धीरे नहीं है एक्चुअल में, मैं आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा हूं जो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए यहां पे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, हमें मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन कैसे बताओगे आप? डायरेक्शन तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने पर ही पता चलेगी, लेकिन अगर मेरे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है और मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर क्या होता है? अगर आप 11th क्लास को याद करो तो किसी भी मैग्नीट्यूड को, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन। की नहीं चाहिए ये बताओ? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप 5 मीटर चले, ये क्या है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आप 5 मीटर, 5 मीटर इन नॉर्थ, अब ये क्या हो गया? अब ये डायरेक्शन के साथ हो गया। 5 मीटर इन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर हो गया। अब इसको शॉर्ट में लिखना क्या हो गया? 5 मीटर इंटू आई कैप इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपके पास? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये वेक्टर में हुआ कि नहीं हुआ? है ना। डिस्टेंस तो क्या है? 5 मीटर। आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलो, कोई मतलब ही नहीं मेरे को, लेकिन आपने जैसे ही इस 5 मीटर के साथ में, इस मैग्नीट्यूड के साथ में आपने इस वेक्टर को, क्या ये वेक्टर है? नहीं, ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। तो मैं आपको अभी फिर से बता देता हूं, 11th क्लास का रिवीजन बता दिया कि यूनिट वेक्टर जो होता है ना, वही क्या होता है? वही क्या होता है? डायरेक्शन होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है वेक्टर्स के अंदर, वेक्टर आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आप, और आपके पास टाइम है, तो मेरा एक वीडियो है यहां पर, वन शॉट वीडियो अपलोड किया हुआ इसी चैनल के ऊपर, बिल्कुल ओपन है सबके लिए। आप वहां पर जाकर अच्छे से देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा वेक्टर्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया? यूनिट वेक्टर ही क्या होता है? डायरेक्शन होता है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बता दिया एक्स इज अलोंग आई कैप, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, अब हमें यहां पे यूनिट वेक्टर लगाना है। इसको वेक्टर बनाने के लिए तो मैंने क्या कर दिया? ई एल ओ भाई, इसके ऊपर एरो लगा दिए, वेक्टर ही हो गया, क्योंकि फोर्स वेक्टर ही होता है। इस साइड में अभी तक ये जो क्वांटिटी लिख रखी है, फॉर्मूला लिख रखा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसको वेक्टर बनाने के लिए मुझे एक यूनिट वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर मुझे डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। अब डायरेक्शन लगाऊंगा तो डायरेक्शन ऐसा तो लिखूंगा नहीं, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट वेस्ट में, ऐसा तो नहीं लिखूंगा। मैं यहां पर वो डायरेक्शन लिखूंगा जिस डायरेक्शन में Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है, वही डायरेक्शन लिखना है। तो वो डायरेक्शन देखो कैसे आएगी। तो Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है, Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 Q1 पर ये जो फोर्स लगाएगा कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? क्या ये इसको इधर रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? सिर्फ ये बता दो, क्या ये Q2 इस Q1 को रिपेल करेगा? बिल्कुल रिपेल करेगा। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स कौन सा हो गया? ये हो गया फोर्स, कौन सा फोर्स है? ये F12 फोर्स हो गया। इसकी डायरेक्शन किधर है? इसकी डायरेक्शन है R2 से, ये पोजीशन वेक्टर है ना, Q2 से लेकर Q1 की तरफ डायरेक्शन में है। इस पोजीशन A से B से लेकर A की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन का वेक्टर कौन सा है यहां पे? डायरेक्शन का वेक्टर है इसका, अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो आपको पता चलेगा इसका वेक्टर हो गया R2 से 1 की तरफ है ना, R21 वेक्टर, ये इसका वेक्टर है। लेकिन एक बात देखो, अगर मैं इसको इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, R21 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं सपोज, तो इस वेक्टर का तो कोई एक अपना भी मैग्नीट्यूड है, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो सकता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 या 3 हुआ सपोज, अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी है और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके फोर्स की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी भाई। तो इसके वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? उस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिसकी डायरेक्शन तो ये हो और मैग्नीट्यूड
वन हो, डायरेक्शन तो ये हो, मैग्नीट्यूड वन हो का मतलब हो गया कि उसको इस वेक्टर के, इस डायरेक्शन वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, वन हुआ। अब ये जो भी मैग्नीट्यूड आएगा इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्या नहीं होगा। क्या हमारा काम हो गया, क्या यहां पे इसको डायरेक्शन मिल गई, क्या हाँ मिल गई, हमारा काम भी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, हमें डायरेक्शन भी मिल गई, इसमें मतलब वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ना, अदरवाइज तो फोर्स चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहां पे, हमने यहां पर इसको वेक्टर की बजाय इस डायरेक्शन में काम करने वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, R21 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि यहां पर भी तो किया है ना, 5 को आई कैप से मल्टीप्लाई किया, आई कैप की मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो 5 तो 5 रह गया इस तरीके से। तो आपको क्या मिला, आपको वेक्टर भी मिल गया। अब यहां पर एक थोड़ी सी एक चेंज है, क्या आपकी जो एनसीईआरटी है ना, वहां पर इसकी जगह भी ये लिखा हुआ है R12 कैप। तो वहां पे देखो गलती क्या है, वहां पे गलती यह है कि वहां पर इस डायरेक्शन को ही है ना, उन्होंने यहां से इस डायरेक्शन से इधर चलने वाली डायरेक्शन को ही उन्होंने R12 ले रखा है, जो कि 11th क्लास में जो आपको पढ़ाया हुआ है उसके अनुसार गलत है। यह आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के अलावा जितने भी स्टैंडर्ड अच्छी बुक है, जिनको नॉलेज है टीचर्स को लिखने का, उन टीचर्स ने इसी फॉर्मूले को अपनाया हुआ है। ओके, अब आपको क्या करना है वो देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहां पे ये आपके पास हो गया। अब इस R2 को हम एनालाइज करेंगे बाद में, अभी हम देख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 लगा लेते हैं। फिर है हमारे पास फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब इस Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा Q1 के कारण, Q2 और Q1 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो भी रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स होगा वो किधर होगा, ये इधर फोर्स इधर धक्का देगा, रिपेल करेगा ना तो धक्का देगा बाहर की तरफ, और ये आपके पास फोर्स हो गया F21। डायरेक्शन इसकी इधर होगी तो ये F21 वेक्टर हो गया। तो लगने वाला फोर्स क्या है, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इसको वेक्टर बनाना है। वेक्टर बनाने के लिए जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है उस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है, और R1 से लेकर 2 तक की डायरेक्शन है ना, इसकी फोर्स की डायरेक्शन वो किधर है, ए से लेकर बी तक, बी की तरफ है, मतलब पोजीशन वेक्टर R1 से लेकर पोजीशन वेक्टर R2 तक की है, 2 की तरफ है। तो इसका जो वेक्टर लिखोगे आप वो होगा इस डायरेक्शन में, वो इधर से इस डायरेक्शन में वेक्टर बनेगा, और ये होगा R12 वेक्टर। और इस R12 वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, R12 की वेक्टर में, इस डायरेक्शन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो R12 कैप, और इक्वेशन नंबर 2 यह है। अब देखो यहां पे इन दोनों फॉर्मूले में, दोनों जो फोर्स है Q1 के कारण Q2 पे जो कि यह है, Q2 के कारण Q1 पे जो कि यह है, दोनों फॉर्मूला में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर दोनों में सेम है, सिर्फ यहां पर यूनिट वेक्टर डिफरेंट आ रहा है। तो इस यूनिट वेक्टर R12 कैप और R21 कैप और R12 कैप में क्या रिलेशन है वो हमें स्टेब्लिश करना है। वही रिलेशन इन दोनों फोर्स में क्या रिलेशन है ये डिस्क्राइब कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें अब यहां पर वेक्टर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर अकॉर्डिंग टू वेक्टर, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ,
ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको इसके अंदर लगाना है, सबसे पहले लगाओ, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन लगाने के लिए आपके पास क्या है, यह है आपका, इधर से देखना, यहां से थोड़ा सा हम इसको अब कलरफुल बना देते हैं। यहां से ये R1 आया इस जगह पे, ठीक है ना, ये इस जगह पे ये R1 आया, और इधर से R12 आया। ये दो आए ना, R1 से लेकर R12 की तरफ अगर हम आए तो आप लिखोगे R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या मिला आपको, ये मिला, इधर से मिला कि नहीं मिला ये बताओ, बिल्कुल मिला। तो R1 प्लस R12 इक्वल्स टू क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया, यस। और अब क्या मिलेगा आपको, यहां पर ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी, यहां से R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ये R2 तो इधर का इधर रह गया, इस R1 को हम इस तरफ भेज दिया तो R2 माइनस R1 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, R12 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ओके, ये हो गया R12 वेक्टर। अभी R12 का यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो आप लिख लो यूनिट वेक्टर ऑफ R12 क्या होने वाला है, ये होने वाला है R12 कैप इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे ऐसा ही तो होता है ना, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यही तो होता है। अब वेक्टर कितना है, ये जो वेक्टर है ये कितना है, ये वाला वेक्टर आ जाएगा आपके पास R2 माइनस R1, कहां से आया, यहां से आया। और ये जो आपके नीचे जो आएगा ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर। इसको आप अदर वे में भी लिख सकते हो अभी, चलो इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया, और अब आपके पास यहां से क्या निकल के आएगा कि इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो आप लिखोगे, तो आपके पास आ जाएगा F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक बात और देखना, चलो नेक्स्ट में देखेंगे, अभी ये वाली वैल्यू लिख दो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कौन सी, R कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इन दोनों के बीच की तो डिस्टेंस है, और R2 माइनस R1 क्या है, ये डिस्टेंस भी यही, ये मैग्नीट्यूड भी ये वाली ही डिस्टेंस है। ओके, तो इसको भी आप लिख दो क्या, कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, तो एक तो स्क्वायर ये, और R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड, ये दो पावर है, ये एक पावर है, तो आपके पास क्या हो गया कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि देखो एक बार अब यहां पे नई चीज क्या, ये डिस्टेंस आई है, ये जो डिस्टेंस है ये भी ये वाली ही डिस्टेंस है, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये भी इसी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये भी ये डिस्टेंस ही है, तो आपने दोनों को लिख दिया और इसका ये क्यूब बन गया, और इधर क्या बन गया, ये बन गया
टू माइनस R1 वेक्टर, और ये R21 वैल्यू। अब आपके पास जो वैल्यू है ना फोर्स, ये F21 की वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू। अब सिमिलरली हम यूज करेंगे इसको, लगा देते इक्वेशन नंबर 3। अब हम आगे यूज करते हैं इसको सेकंड, इस ट्रायंगल के अंदर फिर से एक बार ट्रायंगुलर लॉ लगा देते हैं। तो फिर ये क्या बनेगा यहां से, तो अगेन इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी के अंदर हम फिर से एक बार ट्रायंगुलर लॉ लगाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से यूज कर रहे हैं। मैं अंदर यूज कर रहा हूं, देखो अंदर लगा देता हूं। इधर से आप गए R2 वेक्टर प्लस ये आप गए R, इधर से यहां वाला कौन सा R21 है, R21 वेक्टर, और अब ऑपोजिट साइड से ये आएगा, तभी तो ट्रायंगुलर लॉ लगेगा। तो ऑपोजिट साइड से हो गया R1 वेक्टर, और यहां से आपको देखना पड़ेगा कि R21 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ये वेक्टर हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, R21 कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को दोनों साइड से मॉडुलस के अंदर फिक्स करते हैं, ये हो गया। वेक्टर कहां है, वो तो ये रहा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आ गया। अब ये जो वैल्यू है वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है, ये सब्स्टिट्यूट कर दो किसके अंदर, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो अब आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब हमें नेक्स्ट स्लाइड में चलना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू F21 कैप, और R, हाँ ये R12 है, R12 कैप की वैल्यू क्या आ गई, R, एक सेकंड देख लो इसको, ओके, ये F12 है और R21 है। ये है अपने पास जो इक्वेशन नंबर 1 में, ये है F12 और R21, और अभी जो हमने कैलकुलेट किया था वो भी R21 कैप था, और R21 कैप की वैल्यू कितनी है, यह है R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, यह है, देख लो चाहे, ये है, ये सब कुछ हो रहा, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 रही, और ये आपके सामने ये। अब देखो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड की क्या है, ये इस लेंथ का ही स्क्वायर है, इसी सॉरी इसी यही वाली लेंथ है, और ये जो डिस्टेंस का, इसका डिस्टेंस कौन सी है, वो भी ये वाली ही है, तो मतलब डिस्टेंस तो सेम आ गई। ओके, तो यहां पर हमारे पास हम इसको लिखेंगे कि F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, हम R स्क्वायर लिख देते हैं एक बार, और F R ये वाला R21 कैप, इसकी जगह आ जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी तो वही डिस्टेंस है कि Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R1 माइनस
R2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड मोड, और इसको आप ब्रैकेट में क्लोज रखना भाई। यस, अब क्या हुआ, अब आप यहां पे इन दोनों को एक साथ लिख दो कि Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, सॉरी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का 2 पावर ये 1 पावर ये, तो क्यूब बन गया, और ये R1 माइनस R2, ये मोड नहीं आएगा, ये ब्रैकेट आएगा। अब यहां से मैं एक चीज कॉमन ले लेता हूं, यहां से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है कि Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इधर आ जाएगा R2 माइनस R1। नेगेटिव कॉमन लेने से ये नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, इस तरीके से चेंज हो गए। अब आप यहां पर इस फॉर्मूले को देखो, क्या है ये फॉर्मूला है कि Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, और पीछे वाला फॉर्मूला देखो ये वाला के Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी, ये क्या है, ये डिस्टेंस का क्यूब है। कौन से डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, और ये जो है ये भी डिस्टेंस का ही क्यूब है। कौन से डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, और यहां पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आगे हो कोई भी पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहां पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे क्या हो गया, R1 माइनस R2 जो होता है ना, इसका चाहे आप क्यूब लगा दो, चाहे डायरेक्ट देख लो, कैसे भी कर लो, ये दोनों वैल्यूज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। चाहे क्यूब हो, चाहे पावर 1 हो, चाहे पावर 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू 1 रहे इक्वल रहेगी। और ये वाली वैल्यू आपके सामने आ गई है, तो इसको हम लगा देते इक्वेशन नंबर 3 हो गया था वहां पे इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन नंबर 3, ये वाली और ये इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों क्या डिफाइन करती है, ये दोनों डिफाइन करती है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ये डिफाइन ये करती है कि आपके सामने इधर जो वैल्यू चल रही है वो किसकी, F12 की वैल्यू है, और ये वाली जो हमने वैल्यू डिफाइन करी, डेराइव करी है, ये किसकी है, ये है F21 की वैल्यू है। क्या ये F21 की वैल्यू यहां पर रेप्लीकेट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इस नेगेटिव साइन के बाद का लिख दोगे तो F21 ही रहेगा, तो यहां से निकल के आया नेगेटिव ऑफ F21। ये अपने पास इसका वेक्टर लॉ से रिजल्ट निकल के आया कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा है Q2 Q1 पे भी उतना ही फोर्स है। फिर से बोल देता हूं, Q2 Q1 पे जितना फोर्स लगा रहा है Q1 Q2 पे वापस उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन ऑपोजिट साइन में, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है सिंपल सा, कि अब आपको यहां पर ये Q1 है, ये Q2 है, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है किसी भी मैग्नीट्यूड का, ये वापस इसके ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इतनी सी बात है, यही हमारा यहां पर इसका मकसद है। थोड़ा आपको यहां पे थोड़ा टिपिकल लगा होगा ये चेंज करने के कारण, R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड को चेंज करने के कारण, बाकी सब बहुत इजी है ये। ओके, तो ये आपको मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बताया है। अगर आपको इसका इजी वे देखना है, अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में देखना है, तो उसका भी मैं वीडियो बना के अलग से लगा दूंगा। और वैसे लगाया हुआ एक 1 शॉट वीडियो है जो पहले का, पिछले साल का पढ़ाया हुआ है, वहां पर मैंने बहुत इजी तरीके से बताया था। अभी मैं इसको डिटेल में बताने की सोच रहा था आपको, कि डिटेल में आपको पता चले सारी चीजें, इसलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है आपको? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का मतलब, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, कोई रेफरेंस फ्रेम है या कोई स्पेस है, उस स्पेस में बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 बहुत सारे चार्जेस है, और वो सारे चार्जेस मिलकर किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वहां पर उस एक चार्ज के ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, उसका नाम है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक से ज्यादा अगर चार्जेस है, उनके कारण कितना फोर्स लगेगा वो बताना है। तो वो जो डिफाइन किया गया है ना, वो डिफाइन एक सेंटेंस से किया गया है। इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी दिया गया है कुलाम के द्वारा। तो कुलाम ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहा है? ये कहा है, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ऐसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, सबसे पहले अपने पास ये एक रेफरेंस फ्रेम है, और ये जो रेफरेंस फ्रेम है, ये क्या है? यहां पर बहुत सारे चार्जेस है, जिसमें एक ये चार्ज है Q1, एक ये चार्ज है Q2, एक ये चार्ज है। हम ऐसा यूज कर लेते हैं, देखो इजी करने के लिए, यहां पर ये Q0 चार्ज है, और यहां पर Q1 चार्ज है एक, यहां पर Q2 चार्ज है, यहां पर ऐसे करते करते Qn चार्ज है। इसका अगर मैं पोर्शन वेक्टर बताऊं Q1 का, R1 पोर्शन वेक्टर है, इसका पोर्शन वेक्टर R2 है, इसका पोर्शन वेक्टर Rn है। हम अगर इसको ड्रॉ करते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा एक मिक्स हो जाएगा, होचपोच हो जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा, ये बल्कि हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं वहां पर इसको पोर्शन वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। आप ये मान लेना, इसका पोर्शन वेक्टर R1 है, इसका पोर्शन वेक्टर R2 है, और इसका पोर्शन वेक्टर Rn है। किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना? इतना तो एज्यूम कर ही सकते हो। अब क्या हो रहा है, ये जो मैंने अभी सेंटेंस बोला, इसका मतलब यह है कि इतने सारे चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन Q1 अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू इनके प्रेजेंट होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करेगी। ये अगर प्रेजेंट होंगे, अगर ये जो फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को लगने वाले फोर्स की वैल्यू मैं आप यहां पे लिख देता हूं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 कितना होगा? वो होगा F01। जो एक्सपीरियंस करेगा वो पहले, जो लगाएगा वो बाद में, इक्वल्स टू K Q1 सॉरी Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर। मतलब A Q1 का मैग्नीट्यूड, Q0 का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस, ये जो पोर्शन वेक्टर है ना, डिस्टेंस है, ये कितनी है? ये R10 वेक्टर है ये। तो यहां पर भी R01 नहीं आएगा, R10 का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन अगर लिखेंगे, तो डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन हो गई। तो कैसे? R10 कैप, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो अब ये कह रहा है, अगर ये वाले चार्ज प्रेजेंट हैं, तो भी लगने वाला फोर्स यही होगा। अगर ये वाले चार्जेस को मैं हटा देता हूं, कि अगर केवल अकेला चार्जर ये इसके ऊपर फोर्स लगा देता है, तो भी इस फोर्स की वैल्यू तो यही आनी है, चेंज नहीं होना है। ये मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के फर्स्ट स्टेटमेंट का, कि फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ओके, दूसरे चार्जेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं करता है। अगर यहां पर ये बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है,
तो भी फोर्स की वैल्यू तो यही आनी है। सिंपल सी बात है। तो ये अलग अलग चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे, तो लिख दो फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q2 कितना आएगा, F नॉट टू इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर R2 नॉट कैप, इस तरीके से। फिर इसके ऊपर लगने वाला, इसके कारण लगने वाला फोर्स किधर लगेगा पता है, ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फिर यहां पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा nth के कारण, सिमिलरली हम लिख देते हैं nth के कारण फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Qn, ये लगेगा F नॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन नॉट स्क्वायर आर एन नॉट कैप। अब जो है ये वाली जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये आ जाएगा। और यहां पर ये वाली जो डिस्टेंस कौन से, आर टू नॉट वेक्टर। और अब जो मैं लास्ट वाला लिख रहा हूं यहां पे, ये हो गया। और अब ये आर एन नॉट वेक्टर, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे बात करने पर अब जो ये तो हो गए इंडिविजुअल चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स। अब हमारे पास ये है कि भाई ये अलग अलग जो फोर्सेज है ना, वो तो लगा दी इन्होंने अपने अपने, इनको किसी को मतलब नहीं है। लेकिन इसका नेट फोर्स किधर कितना होगा, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका कोई मान लो बर्थडे आ जाए और आपके सारे जो फ्रेंड्स है वो आपको क्या बोले कि पार्टी देनी है। अब कई फ्रेंड्स क्या होते हैं, बोले यार मेरे तो 10 फ्रेंड है, 10 को एक साथ पार्टी, कितने भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें पार्टी चाहिए। ऐसा होता है ना, प्रेजेंस अदर की कितने सारे प्रेजेंट हो, उनको पार्टी चाहिए तो चाहिए। ठीक वैसा ही है कि मैं फोर्स लगाऊंगा तो लगाऊंगा, आपके बर्थडे के दिन आपको जो लात पड़ेगी लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी, चाहे 10 हो तो 10 से खानी पड़ेगी, 5 है तो 5 से खानी पड़ेगी। ऐसा हॉस्टल्स में होता है जनरली, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज है आपको। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पर आपको जो फोर्स लगाएंगे, फर्स्ट वाला जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा, सेकंड वाला जो लगाएगा वो लगाएगा, थर्ड वाला जो लगाएगा वो लगाएगा। हमें कोई मतलब नहीं है भाई कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, कितने लोग आपको लात की मार रहे हैं, हम तो मारेंगे। ठीक वैसा है। अब नेट लगने वाला जो फोर्स हो गया, अब लगे नेट फोर्स कितना लगेगा, वो भी इसी प्रिंसिपल ने बताया है। क्या, द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अदर चार्जेस। जो दूसरे जो फोर्सेज है, दूसरे जो चार्ज, जो अलग अलग जितने भी फोर्स लगा रहे हैं ना, सबका वेक्टर सम कैलकुलेट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो केवल 2 चार्ज होते, ये चार्ज और ये होता, तो इनका वेक्टर सम कहां आता, इन दोनों वेक्टर्स को यूज करके इनका जो लॉ होता है ना, कौन सा लॉ होता है, ये वाला जो लॉ है, यहां पर ये निकल जाता F1 और 2। इसका मतलब हो गया F1 एंड F2 के कारण, Q1 एंड Q2 के कारण नेट फोर्स ये आ गया। फिर इसका तीसरे वाला जो चार्ज, उसके कारण जो वेक्टर बनेगा, उसका नेट कैलकुलेट कर दो। वो कैसे, अब ये इसका रिजल्टेंट मान लिया हमने, अब इसका और इसको निकाल लो, तो इसका वेक्टर किधर बनेगा, ये एक और वेक्टर इधर बनेगा, इसका वेक्टर इधर बनेगा रिजल्टेंट, और ये जो है ये यहां पर इनका रिजल्टेंट बनेगा। तो ये नेट फोर्स ये हो जाएगा। ओके, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हम इस डायग्राम को थोड़ा हल्का कर देते हैं, एक का रख लेते हैं, बाकी अपने आप कर लोगे आप। ओके, तो यहां पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट कितना आएगा, सबका वेक्टर सम F इज इक्वल्स टू F नॉट 1 वेक्टर
प्लस एफ नॉट टू वेक्टर प्लस एफ नॉट एन वेक्टर। ऐसे ये जितने भी है सबको ऐड कर दो, इधर वाली वैल्यूज लिखते जाओ। अब इधर वाली वैल्यूज लिखने के लिए कि क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर वन नॉट स्क्वायर आर वन नॉट कैप प्लस ये वाली वैल्यू कि क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर टू नॉट स्क्वायर आर टू नॉट कैप प्लस एंड सो ऑन अप टू क्या, अप टू लास्ट वाली टर्म ये वाली क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन नॉट स्क्वायर आर एन नॉट कैप। ये थोड़ा देख लेना, मैं जो बोल रहा हूं ये वाली जो टर्म है वही लास्ट में लिखी है, ठीक है, तो आप इसको देख लेना। थोड़ा मैं सोच रहा हूं इसी के अंदर पूरा निपटा दें। कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं कि इंटू क्यू नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, सबसे पहले क्यू वन आर वन नॉट स्क्वायर आर वन नॉट कैप प्लस क्यू एन क्यू नॉट बाहर आ गया, क्यू टू अपॉन आर टू नॉट स्क्वायर आर टू नॉट कैप प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में ये जो आएगा ये आएगा यहां पे क्यू एन अपॉन आर एन नॉट स्क्वायर आर एन नॉट कैप, ये आ गया। वेक्टर सम और कुछ भी नहीं है, ये जो लिखना है ये लिखने का तो एक तरीका है सिंपल सा, और कोई कुछ भी एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है यहां पे। और फिर है यहां पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी एफ नॉट की, तो ये जो कॉमन है उसको तो कॉमन लिख दो आप। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका बता रहा हूं, जैसे कि आप एक्स आई ये जो है ना इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा हुआ आ सकता है, तो वो आएगा, इनको सबका एडिशन है तो एडिशन को कैसे लिखते हैं, सिग्मा से। जो जो वेरी करते हैं यहां पे, जो जो वेरी करते हैं उनका हम वेरिएबल सिंबल लगा सकते हैं, जैसे कि आई, तो एक अगर वेरिएबल है तो सिर्फ आई से काम हो जाएगा, क्यू आई। क्यू वन के साथ में आर वन नॉट है, के साथ में आर नीचे भी वन नॉट है, तो यहां पे लिख देंगे आर आई नॉट। देखो Q1 Q2 Q3 है, ऐसे है ना, आर वन नॉट टू नॉट थ्री नॉट ऐसे है, तो क्यू आई आर आई नॉट, ये नॉट जो है जीरो जो है ये तो फिक्स रहेगा, इसका स्क्वायर, फिर इसके बाद आर आई नॉट कैप, और यहां पे जो आई है वो क्या है, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। ये इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है, जो आप 10th क्लास या 9th क्लास में आपने जो फ्रीक्वेंसी जो स्टडी किया होगा, स्टैटिस्टिक्स जो स्टडी किया होगा, एफ आई एक्स आई और नीचे फिर एक्स आई, ऐसा जो कुछ किया होगा आपने वही तरीका ये है। ऐसा लिखा होगा आपने समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एक्स आई, ऐसे, तो आपके सामने वो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि एक चार्ज के ऊपर अगर मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो उनके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, वो ये आ गया। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है आगे, इसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या, वो जल्दी जल्दी देख लो, ज्यादा इसके अंदर हमें टाइम नहीं लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज है ये, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये यहां पे कंपैरिजन आ जाता है कई बार। ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हो गया, ये एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो ये भी जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये भी इसी को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करता है, ठीक है। और इस वजह से इसको कौन सा फोर्स बोला जाता है, इसको सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है, और इसको भी, ग्रेविटेशन फोर्स को भी सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। ध्यान रखना इस बात को, जो भी फोर्स
इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के लॉ को फॉलो करता है, उन सभी लॉज को हम सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं। और ये जो लॉज होते हैं, ये जो फोर्सेस होते हैं, ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं हमेशा। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब यहां पर जो वर्क है ना, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन डिपेंड्स या डू नॉट डिपेंड, एक ही बात हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसमें भी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। फिर एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज्ड बॉडी, जो चार्जेस है ना, ये जो चार्ज है इस लाइन के अलोंग ही वर्क करते हैं, चाहे अट्रैक्टिव नेचर का हो, पुल कर रहा हो, चाहे पुश कर रहा हो, इसके अलोंग। ऐसा नहीं कि ये दोनों तो इधर है और फोर्स इधर लग गया, ऐसा नहीं हो सकता। फोर्स या तो इसकी तरफ लगेगा या इसके अवे लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर या कोई अदर डायरेक्शन होगी वहां पे काम नहीं करेगा। ओके, सेम ग्रेविटेशन फोर्स में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये भी मास को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उनके बीच में ही काम करता है। फॉलो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है इसको फॉलो करते हैं, जो कि हमने वेक्टर फॉर्म में अभी जस्ट देखा है। और जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये भी वेक्टर फॉर्म में वर्क करता है, वेक्टर फॉर्म में काम करता है, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी है, इनफाइनाइट होती है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट इसकी रेंज होती है। और ग्रेविटेशन के अंदर भी जीरो से लेकर इनफाइनाइट रेंज होती है। ये कंपैरिजन है दोनों का, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है ना, इसको भी जीरो से लेकर इनफाइनाइट रेंज का होता है, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स वो होता है 10⁻⁻16 मीटर का। ये आपको ध्यान रखना, ये 10⁻⁻16 मीटर होता है। कौन? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, वो जब जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। फिर है डिपेंड्स अपॉन मीडियम। डिपेंड्स अपॉन मीडियम मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। लेकिन ये नहीं करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स करता है। पानी के अंदर चार्जेस होंगे 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ग्लास के अंदर होंगे 25 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, माइका के अंदर होंगे 6 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर है वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडीज। स्फेरिकल चार्जेस उनके ऊपर भी वैलिड करता है, पॉइंट चार्जेस उनके ऊपर भी काम करता है। सेम चीज ग्रेविटेशन के साथ है, सेम चीज किसके साथ है, ग्रेविटेशन के साथ है, कि ये भी हमेशा पॉइंट मास होते हैं उसके ऊपर वर्क करता है, और स्फेरिकल मास होता है उसके ऊपर भी उतना ही वर्क करता है, उसी तरीके से वर्क करता है। आपको ये प्राउडली कहना होगा। ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहां पर देखो आप, यह है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज, Q1 के ऊपर Q2 के कारण फोर्स कितना है, 4I-3J न्यूटन। व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1? ऐसा है, आपके सामने क्या है, F12 इज इक्वल्स टू 4I-3J न्यूटन। ये यूनिट है न्यूटन। तो आपको Q2 के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है। F21 इज इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ F12 होता है कि नहीं, अभी अभी डिस्कशन किया था हमने। तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 4I-3J न्यूटन। तो -4I प्लस 3J, ये आपके सामने आ गया। ओके, तो ये हो गया F21
1 कैप। सिंपल। नेक्स्ट है, आज क्वेश्चंस काफी सारे होने वाले हैं, आप इस चीज को एकदम पूरा टाइट होके बैठे। 3 पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अपने पास ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में ये जो क्वेश्चंस होंगे काफी बड़े लिख के लाएंगे हम, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से दिखाई देंगे। ओके, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा आइडिया नहीं लगा, मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा बोर्ड स्पेस हमने हमारे पास हो जिसको कि हम यूज कर सकें, तो ठीक है। देखो, 3 point charges each of value plus q are placed on 3 vertices of a square। तीन जो स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ऑफ साइड ए मीटर, ए इसकी साइड है मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, उसके ऊपर नेट कितना फोर्स होगा। तो सबसे पहले तो हम यहां पे स्क्वायर बना लेते हैं। ओके, ये अपने पास एक स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है। ओके, तो इनका जो सेंटर है वो कहां होगा, इसका सेंटर होगा जहां पर ये कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, वहां होगा। ये इसका सेंटर होगा यहां पे, एक नेगेटिव क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है। इस नेगेटिव क्यू चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये वाला जो चार्ज है, हम बात कर लेते हैं, इसको पॉइंट लगा देते हैं ए, इसको पॉइंट लगा देते हैं बी, इसको पॉइंट लगा देते हैं सी, और इसको लगा देते हैं डी। तो आप यहां पर देखो, ए के कारण जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया एफ ए। ये जो है इसको जो फोर्स लगेगा यहां पर, ये सी पॉइंट होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ सी। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा उधर। और मैग्नीट्यूड अगर आप इनका देखोगे तो मैग्नीट्यूड चार्ज का, इसका मैग्नीट्यूड भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी सेम कॉमन है दोनों में, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और मैग्नीट्यूड इसका भी सेम है, तो आप पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो, एफ ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ सी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है वो देखो, सबसे पहले के Q1 कितना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, Q2 कितना है, Q2 का भी मैग्नीट्यूड तो Q ही है, तो ये Q आ गया अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना, इसकी ये जो साइड है ना, ये वाली, ये ए है, ये वाली साइड भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका जो पूरा डायगोनल है, पूरा डायगोनल, आप इसको BD भी बना सकते हो, आप इसको AC भी बना सकते हो। वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो आप लिखोगे अंडर रूट 2 इंटू ए। और जो यहां पर सेंटर है दोनों सबका, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आप चाहे इसको AO बना लो, चाहे BO बना लो, चाहे CO बना लो, ये कितना है, ये है आपका जो आपका डायगोनल है अंडर रूट 2 इंटू ए का आधा बाई 2 अपॉन 2 आ जाएगा, इसका आधा होगा। भाई ये वाली जो साइड अपनी पूरी, ये वाली साइड आपकी कितनी है, ये है अंडर रूट 2 इंटू ए, तो आधी साइड कितनी हो जाएगी, अपॉन 2, तो अपॉन 2 करने पर आपके सामने आएगा ए अपॉन अंडर रूट 2, तो आपके सामने यहां पे आएगा ए अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर अंडर रूट 2 का ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 सबसे नीचे जो होता है वो ऊपर चला जाएगा,
तो 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब आप यहां पे देखोगे फ्रॉम डायग्राम, क्या कह रहा है, एफ ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफ ए जो है वो इस डायरेक्शन में, एफ सी जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ए ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल्स टू 0। तो एफ ए और सी का तो रिजल्टेंट हो गया 0। अब सिर्फ और सिर्फ यहां पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, एफ बी फोर्स वर्क करेगा। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स बी पॉइंट, ये। तो आप इसको लिख सकते हो टुवर्ड्स बी, यानी टुवर्ड्स द चार्ज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टुवर्ड्स चार्ज। ये आपका क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद ये देखो 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट चार्जेस है। क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलाम, क्यू डी इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द सेंटर्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इनकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये आपको चार्जेस दे रखे हैं अलग अलग। अब ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इसके सेंटर पे यहां पर आपने एक 1 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव है, ध्यान रखना, क्योंकि कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर नेट लगने वाला फोर्स बताओ आप, नेट लगने वाला फोर्स सिंपल बता दोगी, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहां पर देखो सबसे पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो कितनी है, डिस्टेंस होगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखो यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इस साइड में अलग से, तो आपके सामने हो जाएगा, चाहे आप इसको AC बोलो डायगोनल को, चाहे आप इसको BD बोलो, दोनों जो डायगोनल है वो √2 इंटू ए जो की साइड है कितनी 10 सेंटीमीटर, ये इसकी हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम बात करें इसके जो डिस्टेंस है ये AO BO CO DO, ये इसकी यहां से डिस्टेंस, इसकी यहां से, इसकी यहां से, इसकी यहां से, सारी जो डिस्टेंसेज है √2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको जब देखोगे ना तो क्या नजर आएगा, ये आएगा √2 इंटू 5 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू 5, इसको ऐसे लिखा जाता है वैसे, 5 √2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में फोर्स की हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यहां पर इसको मीटर में करना पड़ता है। लेकिन ये अलग बात है कि इसकी जो स्ट्रक्चर देख के हमें फोर्स की वैल्यू पता चल जाती है, लेकिन कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन के तरीके से होती है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। जल्दबाजी में रहोगे ना हमेशा तो जल्दबाजी में गलत होगा। तो ये आपका डिस्टेंस हो गई। अब आपको चाहिए कि यहां पर ये वाला ए जो है ना, ये फोर्स किधर लगाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एफ ए की डायरेक्शन आएगी ये, एफ ए की डायरेक्शन ये रहेगी एफ ए। एफ सी की डायरेक्शन ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा एफ सी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, एक्सपीरियंस करने वाले का भी सेम है।
तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। पहली बात, लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि एफ ए इक्वल्स टू एफ सी। देखो, हम किसी भी फोर्स को एफ ए मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम एफ ए भी लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड ही है। अगर मैं इसको वेक्टर लगा देता हूं ना, अब ये जाके क्या बनता है, वेक्टर बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के 9 इंटू 10⁻⁹ 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकुलाम, 2 इंटू 10⁻⁻6। इसकी 1 माइक्रोकुलाम, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सोल्व करने को बता रहा हूं, सोल्व करोगे तो आगे क्या बनेगा, ये बनेगा 9 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, नीचे क्या आएगा, ये नीचे आएगा 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, √2 का स्क्वायर 2। ऐसे समझ में आया, इस तरीके से करना है। 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 और 10 टू द पावर्स का देखो हिसाब क्या है, 9 -6 नीचे -4 बनेगा, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, सिंपल। अब यहां पे ये हो जाएगा 18/50 इंटू 10 टू द पावर कितना +9 और +4 13, ये माइनस, मतलब कि एक ही पावर आएगा, ये से ये कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू बचेगी यहां पर 3.6 न्यूटन। ये केवल एफ ए की वैल्यू है या एफ सी की वैल्यू है, लेकिन नेट जो फोर्स है ना, एफ ए और सी का मिलाकर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, वो होगा एफ ए प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ए जो है वो एफ सी के कंपैरिजन में नेगेटिव है, या आप कह सकते हो यहां से एफ ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ सी। इसको ऑपोजिट है एक दूसरे के लिए, तो यहां से आपके सामने क्या आएगा, ये आप ऐसे भी कह सकते हो एफ सी इज ऑल्सो नेगेटिव ऑफ एफ ए। तो आपने ऐसे लिख दिया, तो यहां पर एफ ए माइनस एफ ए अगेन इक्वल्स टू 0, या इस तरीके से आता है इन दोनों का। फिर हम बात करते हैं दूसरे वाले दो की, दूसरे वाले दो की बात करेंगे। तो यहां पर देखो, ये इसको, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो एफ डी की वैल्यू इधर, ये जो है ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तो एफ डी की वैल्यू इधर है ना, तो इन ये दोनों भी ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू 0 आनी है, कैलकुलेट करके बताओ कैसे आनी है, वो ऐसे कैलकुलेट करना है। अगर एफ डी इज इक्वल, मैग्नीट्यूड लिखना है केवल, एफ डी इज इक्वल्स टू एफ बी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁹, यहां पे क्या है 5 इंटू 10⁻⁻6 और 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 √2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे 9 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 25 इंटू 2 इंटू 10⁻, कितना 9 -6 +4, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 15 नीचे, ऊपर 45 50 इंटू 10 सोल्व करने पर, तो ये इससे कट जाएगा और यहां पे बचेगा 9 न्यूटन। एक का तो 9 न्यूटन है, लेकिन एफ बी डी नेट कैलकुलेट करोगे तो एफ बी प्लस एफ डी, एफ डी क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एफ बी माइनस प्लस माइनस ऑफ एफ बी, तो अब ये इसका रिजल्ट कितना 0। तो नेट जो फोर्स है एफ नेट
वो सबके कारण कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। देखो देखते ही पता चल जाता है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से कंपटीशन में आएगा? क्या जेई में आएगा कि नीट में आएगा? किसी में भी नहीं आएगा। ओके, किसी में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको सोल्व करना आना चाहिए। अगर आपने यहां पे सोल्व कर दिया, इसमें अगर इसने वैल्यू एक भी चेंज कर दी ना, अगर वहीं धुल जाओगे। ओके, एक भी चेंज कर दी, क्योंकि आपकी आदत क्या, आपकी आदत तो देखते ही जीरो करने की है। आपकी आदत तो देखते ही जीरो करने की है, लेकिन जीरो होगा थोड़ी ऐसे, सोल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे ही सबसे पहले देखना पड़ेगा चार्जेस सेम है क्या। अगर चार्जेस सेम है तो वो क्वेश्चन ऐसी एग्जाम्स में आएगा जहां पर 1 मिनट के अंदर आंसर देना है। ठीक है, जो दूसरी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एग्जाम है, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की एग्जाम है, प्राइवेट के अंदर बिट सेट की नहीं बात कर रहा मैं, क्योंकि उसकी एग्जाम तो लगभग आईआईटी के लगभग बराबर की होती है, उससे थोड़ा सा इजी मान सकते हो आप। लेकिन जो अदर है, जैसे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी जगह अलग अलग है ना, तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं, उसमें देखते ही जीरो लगाने के आदेश होते हैं। लेकिन यहां पे जेई वगैरह में, नीट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां पर आपको थोड़ा सा ट्वीक करके देंगे, इसको चेंज कर देंगे, थोड़े कैलकुलेशन करनी पड़े। अगर ऐसा एक आ गया तो फिर 3 दूसरे टफ आएंगे, ध्यान रखना। ओके, तो जागते रहो, उसके बाद काम करो। ये क्या कह रहा है, 3 चार्जेस 1, Q1 इक्वल्स टू इतना, Q2 इक्वल्स टू इतना एंड Q3 इक्वल्स टू इतना आर प्लेस्ड ऑन vertices ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड 1 मीटर है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। आपके पास ये एक ट्राइंगल है जो कि आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको दिखाई देगा अच्छे से। ये आपके पास ट्राइंगल है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q2 है। अब दिखाई दे रहा है? चलो, अब ये आगे क्या कह रहा है कि Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम है, Q3 की वैल्यू 3 माइक्रोकुलाम है, इसकी वैल्यू -2 माइक्रोकुलाम है। -2 माइक्रोकुलाम +3 माइक्रोकुलाम, इसकी है +1 माइक्रोकुलाम। तो Q1 पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? कॉन्सेप्चुअल करना है, यूज करके करना है। सबसे पहले इसको देखो, Q2 क्या, कहां फोर्स लगा इसके ऊपर? Q2 फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स लगेगा इधर। ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, F1 2, 1 के ऊपर 2 के कारण फोर्स। ओके, मैग्नीट्यूड यहां पर देख लेंगे हम। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 इज इक्वल्स टू कितना? F12 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? ये आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है? यह है 1 इंटू 10⁻⁻6। Q2 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर कितना है? R स्क्वायर है 1 मीटर। इसके कैलकुलेशन का झंझट ही नहीं है, इसने पहले ही कम कर दिया। ओके, कैलकुलेशंस को, तो यहां पे बनेगा 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपके पास आ गया F12 की वैल्यू। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये इसका क्या कहना है? इसका कहना है ये वाला फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। नो, इस डायरेक्शन नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा। F13, F13, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 क्या कहां लगेगा? F13। ये मैग्नीट्यूड ही है भाई अभी। ओके, वेक्टर मत लगाओ इसके, ये मैग्नीट्यूड ही है, तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 क्यूब 13 स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻⁹, 1 इंटू 10⁻⁻6,
3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 9 3 जा 27 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब नेट फोर्स चाहिए आपको। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल पता है कि कितना है? यह है 120 डिग्री या 2π/3, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और यहां पे ट्रायंगुलर जो रेक्टेंगुलर लॉ जो होता है, सॉरी पैरेललोग्राम जो लॉ होता है वेक्टर एडिशन का, वो यूज कर लो। तो नेट F इज इक्वल्स टू अंडर रूट F12 स्क्वायर F13 स्क्वायर 2 इंटू F12 F23 कॉस थीटा, ऐसे आएगा। वैल्यू लिख दो। वैल्यू कितना देखो, ये 10⁻³ है ना, इसको तो हम बाहर रख लेते हैं, ओके, और बाकी सबको अंदर रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 इंटू 27 कॉस 120। और ये ना फोर्स जो ये है, ये 10⁻³ का आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 10⁻³ इसके साथ में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो ये 10 स्क्वायर है तो 10⁻6, यहां पे -6, यहां पे -3 -3 -6 हो जाएगा। और फिर ये बाहर अंडर रूट के बाहर आएगा तो फिर से -3 रहेगा। तो ये आपके यहां पे आपने एक का क्लेश कम कर दिया। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये? इसको सोल्व करने के लिए यहां पे हमने इसको अंडर रूट को बना दिया, और 18 का अंडर रूट कितना होता है स्क्वायर करके देखो। ये आपके जो 18 तक का तो आपको होना ही चाहिए, है ना। मैं इसको कर देता हूं आपके लिए, कहां पर आएगा ये? ये 324 प्लस 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729 प्लस, अब प्लस है कि माइनस, वो आ जाएगा जो भी होगा। ये होगा अपने पास 2 इंटू 18 इंटू 27, 2 इंटू 18 इंटू 27, 972 इंटू ये कॉस 120 है ना, मतलब 1/2 नेगेटिव का है। अब इस 72 को हम यहां से 2 से डिवाइड कर दे, 486 आएगा। तो यहां पर ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 324 प्लस 729 माइनस 486। अब सोल्व कर दो इसको। सोल्व करने पर क्या बनेगा? 324 प्लस 729 माइनस 486 अंडर रूट 567। और 567 का अंडर रूट कैलकुलेट करने पर क्या निकल के आता है? क्या आता है? अंडर रूट 567, ये वैल्यू निकल के आती है 23.8 न्यूटन। ये आपके पास आ गया इसका वैल्यू। अगर इसकी डायरेक्शन भी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप इससे इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पे कर देता हूं मैं। ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू, ये पहले अगर इसके साथ बनाते हैं ना, इसके साथ, क्योंकि इधर होगा तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे अल्फा। तो tan थीटा की जगह हम अल्फा यूज करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ये वाला लो पहले, F13 साइन थीटा अपॉन F12 प्लस F13 कॉस थीटा, ऐसे। तो F13 की वैल्यू कितनी है? 13 की वैल्यू है 27, 27 इंटू 10⁻³ अपॉन 18 प्लस 27 इंटू कॉस
120 यहां पे साइन 120, और इसकी जो 10⁻³ है ना, ये साथ में ही रहेगी, इसके भी रहेगी इसके भी रहेगी, तो मैंने एक साथ कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गई। और 21 इंटू साइन थीटा, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3, और इधर से 18 प्लस कॉस 120 की वैल्यू -½ होती है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये -27/2। और इसको जब हम फिर से सोल्व करेंगे तो देखो यहां पे जगह थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए मैं यहां पे घुसा देता हूं इसको, तो यहां पे आ गया आपके पास, पहले नीचे वाले को सोल्व कर लेते फिर ये थोड़ा और आराम से हो जाएगा। ये 27 इंटू √3/2 अपॉन ये वाला क्या है, हाँ इसका थोड़ा और भी ठीक से हो जाएगा, हम इसको 13.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 13.5, तो अब ये देखो क्या आएगा, 13.5 इंटू √3 अपॉन ये जो यहां पे कटेगा देखो, ये होगा 4.5, इसको अगर आप यहां से कट करोगे तो ये आपके पास बनेगा यहां पे 3, हाँ ठीक है यही आएगा इसके अंदर। तो कितने tan की वैल्यू, अब थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको फाइंड आउट करनी होगी यहां से tan इनवर्स की वैल्यू, tan इनवर्स 3 √3, तो इसका जो एंगल आएगा ना थीटा, थीटा आएगा यहां से 79 डिग्री आएगा, लगभग 79 डिग्री के आसपास एंगल आएगा, और ये जो है यहां पे, ये यहां पे नहीं, ये लगभग इस जगह के आसपास रहेगा ये एंगल, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं तो ये एंगल थोड़ा बड़ा एंगल बनेगा इस तरीके से। ऐसा यहां पे लग सकता है कि आपको ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमारी जनरली कोस और साइन की एंगल देखने की आदत होती है, जो कि 1 से अंदर अंदर ही उसकी वैल्यू आती है। अब यहां पे ये वैल्यू आ रही है √3 इंटू √3, जो कि बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन tan थीटा में जो वैल्यू होती है 45 डिग्री एंगल के आगे इनफाइनाइट तक 1 से बढ़ी जाती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो यहां पर ये वाली वैल्यू आपके सामने 79 डिग्री, ये वाला जो एंगल है अल्फा, ये 79 डिग्री का यहां पे हो गया है। तो इस तरीके से थोड़ा इसको संभल के काम में लेना है आपको, ठीक है ना, लगेगा बीच में लेकिन हो गया ये। आगे फिर देखते हैं हम, यहां पर भी ये क्या कह रहा है, सिंपल है सब कुछ। अब आपको मैं बार बार पूरा करके नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको जितना जरूरी है उतना ही करके बताऊंगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, 5 पॉइंट्स, 5 point charges each of value plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side A meter. What is the magnitude of force on a point charge of value minus q coulomb placed at the center of the hexagon? तो आप इसका डायरेक्ट देख के बता सकते हो। देखो ये आपके पास Q3 चार्ज है यहां पे, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q5 है, और ये है Q4, और इसकी जो साइड है वो कितना है, वर्टिसेस ओवर साइड A, ये जो साइड है ना ये A है, रेगुलर हेक्सागोन है। और देखो रेगुलर हेक्सागोन के क्या प्रॉपर्टी होती है, ये यहां पे जो ट्रायंगल बनता है ना, ये रेगुलर हेक्सागोन में तीनों साइड बराबर होती है, मतलब अगर ये A है ना तो ये भी A होगी, ये R दे सकता है, डायग्राम में वो R भी लिख सकता है, डायग्राम में कुछ भी लिख सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम साइड होगी रेगुलर हेक्सागोन की, जो कि A के बराबर है। फिर अब 5 इसके जो वर्टिसेस है उनके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, एक पे इस वाले पर नहीं रखा हुआ है, तो इस सेंटर पे एक -q चार्ज रख दे, इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है आपको। तो इसको कैसे सोल्व करें, सिंपल सी बात है, ये Q1 जो है ना, ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F1
इसके ऊपर F1 मान लेता हूं मैं। Q4 जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये आपके पास क्या हो गया F4। तो F1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F4, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरा जो फोर्स है यहां पे Q2 जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और Q5 जो वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो F फोर्स नहीं F2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F5। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास जो ये दोनों है ना, ये दोनों और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गई। अब सिर्फ एक चार्ज बचा Q3, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी ये नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये डायरेक्शन इधर होगी, और फोर्स सिर्फ और सिर्फ Q3 के कारण लगेगा। तो नेट फोर्स विल बी ड्यू टू Q3 कितना लगेगा, F3 इज इक्वल्स टू K Q इंटू Q3 अपॉन R स्क्वायर। तो K कितना है, KQ, और ये जो Q3 है सबका मैग्नीट्यूड Q ही है, तो आप इसको Q लिखेंगे अपॉन A स्क्वायर। तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स Q3, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, देखो ये थोड़ा दिखाई कम दे रहा है क्या, थोड़ा सा लाइट हो गया ये, है ना। इसको नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा ना उसमें थोड़ा सुधार के रखेंगे इसको, इसकी जो ब्राइटनेस है इसकी थोड़ी कम कर देंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। अपने पहले वाले जो वीडियो है उसके अंदर भी ऐसा किया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, 5 point charges each are placed at 5 vertices of a regular hexagon। 5 vertices है, regular hexagon है, of side 2a। What is the magnitude of net electric field हो गया ये, है ना, at the center of the hexagon। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वेश्चन है वो अपना नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसका सिंपल सा है, अब मैं नेक्स्ट में बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर हेक्सागोन है ना, ये जो हमने जस्ट लास्ट में जो क्वेश्चन किया है वही है। यहां पे आ गया, 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 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, ऑपोजिट कैंसिल आउट, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, ऑपोजिट कैंसिल आउट। अब इसका बचेगा केवल, वो इधर हो जाएगा। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको, जब आएगा मजा आएगा। ठीक है, आगे देखो, टू स्मॉल, हाँ थोड़ा सा है अभी, एक बार मैनेज करो, नेक्स्ट में इसको थोड़े सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा मैं। टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर लिविंग unequal positive charges Q1 and Q2 are separated by a distance R। टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर है ना, आइडेंटिकल है, स्मॉल है और कंडक्टिंग स्फेयर है, इस तरीके के मान लो आप यहां पर, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। इफ दे आर नाउ मेड टू टच ईच अदर एंड देन सेपरेटेड अगेन to the same distance, electrostatic force between them in this case will be less than before or more than before or same as before and zero। देखो पहले इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q1 है, बाद में इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q2 है। दोनों आइडेंटिकल स्फेयर है, दोनों क्या है, सेम। आइडेंटिकल का मतलब शेप एंड साइज सेम है। ओके, दोनों के ऊपर अलग अलग टाइप का पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो भी होगा हम लिख लेते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, एफ इनिशियल हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों को आपने टच किया और फिर उतनी ही डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया, तो आफ्टर सेपरेशन तो नेट नहीं, चार्ज आफ्टर सेपरेशन कितना होगा, Q डैश विल बी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये इसके ऊपर फोर्स लगा, ये इसके ऊपर चार्ज आया, पहला भी Q1 है, दूसरा भी Q1 प्लस Q2 अपॉन 3, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, चार्ज की आइडेंटिकल है। तो अब नेट फाइनल फोर्स कितना आएगा, फाइनल फोर्स होगा K इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे होगा, ठीक है, होने दो। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है वो यहां पे साथ में आ जाएगी। अब इसको आगे कंपेयर करने पर हमें किसको कंपेयर करना है, एक तो इस वाली वैल्यू को और इस वैल्यू को। यहां पे जब आप देखोगे तो आपके पास K अपॉन आर स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, लेकिन Q1 प्लस Q2 का तो होल स्क्वायर अपॉन 4, ये दोनों हमारे पास यहां पर, ये जो क्वांटिटी ये यहां पे अलग है और यहां पर ये है, तो इन दोनों को कंपेयर करने पर आपको पता चलेगा कि दिस Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन Q1 Q2। ये डेफिनेट है, ये होगा, कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां से हम एक Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर होता है उसको क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू Q1 Q2 लिख सकते हो, यस और नॉट, ये बताइए आप, बिल्कुल ना, ठीक है। अब मैं यहां पर एक चेंज कर देता हूं, क्या, इसमें से भी मैं 4 इंटू Q1 Q2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, अभी तक सेम है कि नहीं, बिल्कुल। इसमें से भी मैं 4 इंटू Q1 Q2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, हो गया काम, ठीक है, हो गया, अभी तक सही है। अब इसको लिखने पर, वापस लिखने पर कैसे रहेगा, ये रहेगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या बनेगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू Q1 प्लस Q1 इंटू Q2, और इधर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2, ये इधर रहेगा पूरा और ये इधर बनेगा। अब ये जो बना है ना, ये क्या है, ये देखो, ये जो बना है ये बना आपके पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है, इधर है Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2, इधर ये बना। अब क्या करें हम, इसको उधर भेज दो, तो ये बना आपके पास Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू Q1 Q2, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो आप यहां पे इसमें से इस 4 को यहां से हटाकर इसके साथ यहां पे रख दे तो कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। ये इससे बड़ा ही तो बता रहा हूं मैं, क्यों है बड़ा, क्योंकि यहां पर देखो ये 4 Q1 Q2 तो ये सामने आ गया, ये इधर आ गया, लेकिन इनको इक्वल करने के लिए ये वाली टर्म हमें एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इसलिए
ये वाली टर्म क्या है, बड़ी है, ये वाली टर्म बड़ी है इसके कंपैरिजन में, तो आपका जो फोर्स लगेगा वो मोर देन बिफोर लगेगा, उसके पहले के कंपैरिजन में यहां पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपको समझ के चलना है, ठीक है ना, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। फिर हम आगे बात करें अगर, द नेक्स्ट इज थ्री कोसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर कैरीज चार्जेस +4q on the inner shell, -2q on the middle shell and +6q on the outer shell. The charge on inner surface of the outer shell is, यहां पे 3 कोसेंट्रिक स्फेयर है, एक ये हो गया छोटा स्फेयर, फिर एक बड़ा स्फेयर हो गया यहां पे, मिडिल स्फेयर हो गया ये, और फिर एक सबसे बड़ा स्फेयर ये हो गया। अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हम चार्ज देते हैं, चार्ज सप्लाई करते हैं, वो हमेशा आउटर मोस्ट सरफेस पे जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, इनर जो सरफेस है ना, यहां पर आपने +4q चार्ज दिया, तो ये +4q चार्ज यहां पे डेवलप हुआ इसके ऊपर, +4q, ये आउटर मोस्ट सरफेस पर इसके कारण इसके इनर सरफेस पर यहां पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज +4q चार्ज जो था, इसका ऑपोजिट नेगेटिव 4q चार्ज यहां पे डेवलप होगा इस मिडल के इनर सरफेस पे। किसके कारण, इसके खुद के कारण। और जो इस नेगेटिव के कारण यहां पर एक इसके बराबर इक्वल चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, जो कितना है +4q यहां पर इंड्यूस्ड हो गया। अब नेक्स्ट, अब यहां पे जो गिवन चार्ज है ना -2q, ये यहां पर है, यहां पे ये इसके यहां पे आपने दिया तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा ये, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज को, जिसके कारण यहां पे जो नेट जो बचने वाला चार्ज है न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, यहां से ये देखो हट जाएगा। तो अब यहां पे जो चार्ज आएगा वो आएगा +4q -2q इक्वल्स कितना हो गया, ये हो गया 2q चार्ज के बराबर चार्ज आ गया मिडिल स्फेयर के आउटर मोस्ट सरफेस पर। ये इंडक्शन के कारण है। फिर जितना चार्ज यहां पर इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर सेम उतना ही ऑपोजिट नेचर का चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा। कितना इसके इनर सरफेस पर, ये हुआ -2q चार्ज के बराबर हुआ। तो आउटर मोस्ट सरफेस के स्फेयर के इनर सरफेस पर कितना चार्ज, -2q के बराबर ये चार्ज आया। और अब जो आउटर मोस्ट सरफेस को गिवन चार्ज है ना 6q, वो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे जाएगा। उसके पहले ये जो -2q है ना, इनके कारण यहां पे +q चार्ज डेवलप होगा, और ये +q कितना है, +2q इसके बराबर चार्ज, और ये जो गिवन चार्ज है ये यहां पर और आ जाएगा, ये +6q चार्ज और आ गया, तो टोटल आउटर मोस्ट सरफेस पर कितना 8q चार्ज आएगा। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि भाई जो सेंटर मोस्ट वाला पार्ट है, सबसे छोटा जो स्फेयर है, सबसे छोटे वाले स्फेयर पे तो जितना भी चार्ज हो आउटर मोस्ट सरफेस पर है, इसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज है, 0, कोई चार्ज नहीं होगा। बीच वाले सरफेस के इनर सरफेस पर इस छोटे वाले के बराबर चार्ज होगा, जो -4q है, ऑपोजिट होगा। उसके आगे वाले पर इसका इंडक्शन के कारण चार्ज प्लस गिवन चार्ज, फिर इसके ऊपर जितना चार्ज है ये आगे वाले पर इंडक्शन करेगा, ऑपोजिट चार्ज, फिर उसके कारण आउटर पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर वो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर आपके पास 4 पॉजिटिव चार्जेस, यही है 4 पॉजिटिव चार्जेस, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, √2 -1 इंटू क्यू, ये चार्ज की वैल्यू है, ध्यान रखना ये क्यू की वैल्यू है 2 √2 -1। अब हम क्या कर देते हैं,
इसको चार्ज मानते ही नहीं है ज्यादातर। क्यों नहीं मानते? ऐसे कोई चार्ज की वैल्यू थोड़ी होती है, चार्ज की वैल्यू तो क्यू होती है, 2 क्यू होती है, 3 क्यू होती है, 5 क्यू होती है, माइनस में होती है, ऐसे थोड़ी होती है। ऐसे ही है ये, है ना। अरेंज्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, another q charge is placed at the center of the square, resulting force acting on each corner, the resulting force acting on each corner charge is 0 if q is। क्या कह रहा है ये, समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। ये बहुत ही टिपिकल तो नहीं है, लेकिन आने वाला क्वेश्चन है इस टाइप का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाला क्वेश्चन जो होता है ना, वो यही होता है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी होती है और काम उसका आसान होता है। देखो यहां पे बना लेते हैं इसको। ये क्या कह रहा है? 4 पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पर है। और एक बात और बता दूं, ये इसने क्यू चार्ज तो सेंटर पे दे दिया, तो हम इसको चलो क्यू ही मान लेते हो। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू है, ये क्यू है और ये क्यू। सबकी वैल्यू कितनी है? इतनी है, याद रखना। फिर क्या कह रहा है? अनदर क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। फिर एक इसके सेंटर पर, जो डायगोनल्स है ना, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये सेंटर है, यहां पर स्मॉल क्यू डैश चार्ज मान लो। ओके, यहां पे रखा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि अगर किसी भी कॉर्नर के चार्ज पर एक मान लो, ये मान लो, ये मान लो, किसी भी एक मान लो, किसी भी कॉर्नर के चार्ज पे नेट जो फोर्स है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहां पर तो इसने कह दिया नेट द रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ईच कॉर्नर इज 0। इसने ये कह दिया, ये भी चल गया। ऐसा भी कह सकता है कि भाई यहां पर ये बताओ कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए भी यहां पे फोर्स 0 होना चाहिए। किसी एक पर 0 होगा तो बाकी पे सब पे अपने आप 0 हो जाएगा। तो 0 फोर्स होने के लिए इस क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो बता दो, सिंपल है। सबसे पहले इसके ऊपर नेट लगने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसके ऊपर लगाना फोर्स कौन कौन लगाएंगे? इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे सबसे पहले ये वाला, और साइड की जो स्क्वायर है ना, जो हाँ, इसकी जो साइड है वो बता नहीं रखी है, तो साइड आप 1 मीटर भी मान सकते हो, और 1 मीटर तो स्पेसिफिक हो जाती है, आप ए भी मान सकते हो। ए मान लो, आर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस, अगर ये ए है तो पूरी जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो यहां पर ए सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √2 इंटू ए हो जाएगा। ओके, और ये अगर ओ है तो ओ डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन √2 हो जाएगा। ये हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हो, यही आएगा। ओके, तरीका बता देता हूं। ये वाली साइड स्क्वायर प्लस ये वाली साइड स्क्वायर का √ करोगे तो ये आ जाएगा, इसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा, सिंपल। तो ये आ गया। ओके, इसके ऊपर नेट लगने वाले सारे फोर्सेस बताओ। ये इसके ए के कारण लगेगा फोर्स, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एक फोर्स तो इसके ऊपर इधर लगेगा, इधर एफ ए। दूसरा फोर्स लगा इसके कारण इधर एफ सी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैलकुलेट करना है। फिर एक फोर्स इसके कारण लगेगा इसके ऊपर एफ इधर, ये आएगा एफ बी। ओके, कितना भी हो सकता है, लेंथ की हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एफ बी। ओके, एफ ए और एफ सी का जो वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन होगी इसी तरफ एफ ए सी। तो हमें एफ ए की वैल्यू निकालनी है, एफ सी की वैल्यू निकालनी है, एफ बी की वैल्यू निकालनी है, और फिर एफ ए और सी का रिजल्टेंट निकालना है। फिर एफ बी और एफ ए सी को ऐड कर देना है, तब इसके ऊपर नेट फोर्स आ जाएगा। और नेट फोर्स आएगा वो फोर्स इसके कारण लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए।
काम हो जाएगा अपना। तो देखो यहां पर तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले एफ ए इज इक्वल्स टू एफ सी। इसके कारण लगने वाला फोर्स सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी लगाने वाले सेम है। कितना लगेगा ये देखो कि Q, ये अगर Q दिया हो ना, पहले मैं Q में कर लेता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में रख दूंगा, ठीक है। तो Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये ऊपर ही रख देते हैं कि Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और Q की वैल्यू ये रखनी है, याद रखना। फिर QB की वैल्यू निकालो, एफ बी की कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके सामने कि Q इंटू क्यू अपॉन ये वाले का स्क्वायर, मतलब √2 इंटू ए का स्क्वायर। तो एफ बी की वैल्यू कितनी हो गई कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, फिर हमारे पास है ए और सी का रिजल्टेंट निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ए सी इक्वल्स टू एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर टू एफ बी इंटू कॉस 90, क्योंकि ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ये 90 के कारण ये तो जीरो हो जाएगा। आपके पास बचेगा एफ ए प्लस एफ बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा √2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रहेगी, बी के साथ ही रहेगी। तो नेट फोर्स कितना आ गया, एफ नेट इसके ऊपर, तो वो भी किसके, हाँ ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी एफ बी प्लस एफ ए सी, क्योंकि सेम डायरेक्शन, तो ऐड कर दो डायरेक्ट ही। तो जब ऐड कर दिया तो आपके सामने आ गया कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लो पहले, कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस √2, ये बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या है कि इसके ऊपर इसके कारण फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किधर होना चाहिए, अगर ये फोर्स इधर ही होगा तो रिपल्सिव होगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना नहीं है, तो ये चार्ज, पहली बात तो ये नेगेटिव होगा, पहली चीज ये आ गई। तो इनमें से नेगेटिव सारे ही नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फोर्स किधर लगना चाहिए, इसके कारण जो लगने वाला फोर्स है वो ऑपोजिट लगना चाहिए, एफ डैश ऑपोजिट लगना चाहिए। इन सब के ऑपोजिट लगेगा तो ये अपने आप काम हो जाएगा। तो आपके पास एफ डैश कितना है, एफ डैश इक्वल्स टू आएगा कि क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये है ए अपॉन √2 का स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू कितनी आएगी, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, जो ऊपर लिखना पड़ेगा 2 इंटू के क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 2 बना लो, दोनों को इक्वल कर लो फॉर नेट फोर्स टू बी 0। दोनों को फोर्स को 0 होने के लिए, इस नेट फोर्स को 0 होने के लिए एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ डैश, दोनों इक्वल होना पड़ेगा। एफ नेट कितना है कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/√2
1/√2 प्लस, सॉरी नहीं, 1/√2 नहीं है, 1/2 प्लस √2 ये है। और सामने कौन है? सामने है 2k q इंटू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर। अब जो कॉमन है वो कैंसिल आउट कर दो। कॉमन कौन है? ये q, ये k कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन। अब इसकी पावर हट जाएगी इधर q से, इस q की वैल्यू, q डैश की वैल्यू आनी है, q डैश इक्वल्स टू, ये q डैश के बाद में इधर कौन बचेगा? इधर तो सारे कुछ रहेंगे, सब कुछ रहेगा। पहले तो इसको हम यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 एलसीएम आ गया, और इधर 1 प्लस 2√2 आ गया इस साइड में। ओके, इधर फिर ये q रह गया, और ये जो q डैश बचने वाली ये जो 2 है ना, ये भी इसके नीचे आ गया। अब यहां पर ये जो q जो इनिशियल था हमारे पास, इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू रखने पर देखो क्या आता है। इसको पहले थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं मैं, जिससे हमें फायदा हो। मैं इसको लिख सकता हूं 2√2 प्लस 1। एडिशन में हम इसको आगे लिखे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। q की वैल्यू क्या है? वो है यहां से 2√2 माइनस 1 इंटू कैपिटल Q अपॉन ये नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करने पर क्या है, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं, उधर जगह नहीं है। ये क्या बन रहा है? देखो ये बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी जो आइडेंटिटी है वो लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसको लिखने के लिए देखो पहले इधर वाला 2√2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्यू। तो ये जो बनेगा ये 2√2 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 8 माइनस 1 अपॉन 4 क्यू। तो ये बनेगा 7 अपॉन 4 क्यू, और वो भी नेगेटिव का, क्योंकि यहां पे इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये नेगेटिव का चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव 7 अपॉन 4 क्यू इसका आंसर आएगा। तो ये रहा 7 अपॉन 4 क्यू नेगेटिव का। ये आपके पास सामने अच्छे से आ चुका है, आराम से आ चुका है। इस तरीके से हमने आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छे से विद क्वेश्चंस के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। और आपको यहां पर और ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहेंगे, कंटिन्यू मिलते रहेंगे, टाइम पर हम सब कुछ करेंगे। और आप सिर्फ इनको शेयर करते जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाए, आप भी इनको रेगुलर देखें। आपको यहां से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी टॉपिक में, फिजिक्स में आपका डाउट नहीं रहेगा अगर आप यहां से लेक्चर देखते हैं और अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो थैंक यू वेरी मच। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या क्या इसमें और अपने को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।